हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो साइकोलॉजी जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग ने पूरा जो एक डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस वाला पार्ट था उसको कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग लर्निंग के जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं, यानी कि लर्निंग की डेफिनेशन, लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग और लर्निंग कर्व, इनको एक ही वीडियो में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप सबको रिलेट करते करते चीज़ों को पढ़ जाओ। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो लर्निंग टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप आराम से लिख भी पाओगे और एमसीक्यूज को भी आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इन नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इनको परचेज कर सकते हो हमारे ऐप में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके पहले के भी जितने वीडियोज़ हैं वो सब आपको मिल जाएंगे नीचे लिंक में, उनका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। बाकी अगर आप नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हो ज्वाइन करने में, कोई दिक्कत नहीं है। तीन तीन टीचर्स अपने पूरे एक्सपीरियंस से, अपने पूरी इंटेलिजेंस से आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे और साथ में पीवाईक्यूज़ की मदद से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ फटाफट सॉल्व करते करते भी हम लोग बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर लेंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन दबा देना ताकि थोड़ा सा मोटिवेट होकर मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसे लाता रहूँ। क्या दिक्कत है ना। चलो तो लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ लिए थे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ लर्निंग वाले पार्ट पे। चलो मीनिंग से शुरू करेंगे कि लर्निंग का मतलब क्या होता है और फिर धीरे धीरे और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हमारे हैं उनको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और परफॉर्मेंस दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो लर्निंग क्या है भाई? लर्निंग एक तरीके से सीख है जो कि हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज लेके आता है। ठीक है, और ये कैसे मिलता है हमें? ये हमारे बिहेवियर में या परफॉर्मेंस में चेंज लेके आता है जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस से, प्रैक्टिस से और ट्रेनिंग से हमारे अंदर ये बदलाव आते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बट इंक्लूड्स एक्वायरिंग स्किल्स। ये सिर्फ फैक्ट्स को याद करने, यानी कि जो तथ्य होते हैं सिर्फ उनको याद कर लेने का मतलब नॉलेज नहीं होता या लर्निंग नहीं होता। लर्निंग का मतलब होता है कि आप कोई स्किल सीखो, आप अपनी कोई आदतें सीखो, आपका एटीट्यूड, बर्ताव वगैरह, नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं लर्निंग की मदद से। इन फिजिकल एजुकेशन लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग न्यू मोटर स्किल्स, कोई नई मोटर स्किल को सीखना, टेक्निक सीखना, स्ट्रैटेजी सीखना या एटीट्यूड को अपने अंदर इनहेरेंट करना रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। तो ये सब हमारा लर्निंग का पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, जनरल लर्निंग में ये सारी चीज़ें हो गई और स्पोर्ट्स रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो हमारे फील्ड में फिजिकल एजुकेशन का लर्निंग का ये मतलब हो गया। ठीक है, कुछ ये डेफिनेशंस हैं जिसमें ये सारी डेफिनेशंस ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुडवर्ड, स्किनर एंड क्रो, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्रो एंड क्रो की तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर भी है, तो आप थोड़ा सा इनको अपने दिमाग में रख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछी गई तो आप ये बता पाओगे। ठीक है, चलो लॉज ऑफ लर्निंग की फटाफट बात करते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिखने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस एमसीक्यूज़ में आपको डायरेक्टली इसमें पूछ लिया जाता है। एक किसी भी लॉ की डेफिनेशन दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा लॉ है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चीज़ तो जो आपसे पूछी जाएगी कि भाई जो प्राइमरी लॉज हैं, जो कि 3 प्राइमरी लॉज हैं, किसने दिए हैं? तो ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जिनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इन्होंने दिए, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक या फिर E.L. थॉर्नडाइक एक फेमस साइकोलॉजिस्ट गेव द कनेक्टिज्म थ्योरी एंड प्रपोज्ड इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग दैट एक्सप्लेन्स हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कनेक्टिविज्म ये जो थ्योरी है ये भी इन्होंने दी थी और लॉज ऑफ लर्निंग भी इन्होंने दिए थे कि किस तरीके से लर्निंग अपनी जगह बनाती है लोगों के लाइफ में, या फिर लर्निंग किस तरीके से अच्छी या खराब हो सकती है। तो प्राइमरी लॉज इनके 3 थे, फटाफट हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में आपको जो रेडीनेस टर्म मतलब आ रहा है, यही आपका इस लॉ का मतलब है। इससे आप एक टर्म याद कर सकते हो, रेडी। ठीक है, यानी कि कौन कितना तैयार है पढ़ने के लिए। मतलब लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में रेडी वर्ड याद कर लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल जब वो मेंटली और फिजिकली रेडी होता है तब उसकी लर्निंग सबसे अच्छी होती है। अब आप किसी बच्चे को जबरदस्ती लेके आ जाओ कि तुम बैठो यहाँ पे पढ़ाई करो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, याद करो, तो वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, जबकि वो खुद आएगा मेंटली और फिजिकली रेडी होकर कि मैं आज पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इफ अ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड, लर्निंग इज सेटिस्फाइंग, इफ फोर्स्ड इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। अगर कोई बच्चा तैयार है पढ़ने के लिए तो वो एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है, वो अच्छे से पढ़ेगा। अगर आप उसको जबरदस्ती पढ़ाओगे तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ईगर टू लर्न स्विमिंग
विल लर्न फास्टर देन वन फोर्स्ड इनटू इट। तो ये सिर्फ स्विमिंग नहीं, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो गई, कोई पर्टिकुलर स्किल हो गया, अगर आप किसी भी बच्चे को सिखा रहे हो कि भाई आप इस स्किल को करो, ज़बरदस्ती सिखाओगे नहीं, सीखो सीखो सीखो, तो वो गड़बड़ हो सकता है। इंस्टेड कि अगर वो खुद सीखना चाहे उस चीज़ को, तो फिर वो और ज़्यादा उसको बेहतर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को दो पार्ट में आप याद कर सकते हो, यूज एंड डिसयूज। क्या मतलब होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का? कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर स्ट्रेंथेंड विद प्रैक्टिस एंड वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज स्टॉप्ड। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इन जो चेंजेस होते हैं इस पे ही हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमारी लर्निंग होती है। कोई नई चीज़ हमने देखी, कोई नई चीज़ हमने समझी, उस पर हमने रिस्पॉन्स किया, तो ये सारी चीज़ें ही हमारी लर्निंग का एक पार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज में? जो आपका लॉ ऑफ यूज है उसका मतलब ये होता है कि भाई आप किसी चीज़ को तभी सीख पाओगे या फिर उस चीज़ को तभी रिटेन कर पाओगे या फिर स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। और उसके अगेंस्ट में बोलता है लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, उसको रिवाइज करना छोड़ दोगे, तो फिर वो चीज़ कभी भी आपकी डेवलप नहीं होगी। ये है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो कंप्लीट है वो क्या बोलता है कि आप किसी चीज़ को अगर सीखने के बाद उसको रिवाइज करोगे, उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीज़ और बेहतर होगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। और इसी लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ है, जिनका मतलब वही है जो मैंने बताया। लॉ ऑफ यूज़ मतलब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करो तो बेहतर बनेगी। लॉ ऑफ डिसयूज़ का मतलब है किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ आप भूल जाओगे और फिर वो उसको बेहतर कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जाम्पल, रेगुलर बास्केटबॉल प्रैक्टिस इंप्रूव्स शूटिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दो हो गए। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या होता है? लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड इफ फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स, यानी कि रिवॉर्ड या पॉजिटिव फीडबैक, एंड वीकेंड इफ फॉलोड बाय डिससेटिस्फैक्शन और पनिशमेंट। देखो, लर्निंग तब बेहतर होगी जब कोई उसको इंजॉय करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर बच्चा इंजॉय नहीं कर रहा है, या फिर आपने उसको ऐसा फील नहीं कराया कि जो चीज़ वो कर रहा है उसके लिए उसको शाबाशी मिलेगी या फिर उसका फ़ायदा है, तो फिर वो उस चीज़ को कभी भी नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रेज आफ्टर अ गुड परफॉर्मेंस मोटिवेट्स अ स्टूडेंट टू रिपीट इट। यानी कि अगर किसी बच्चे ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस करी है, कोई अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो आप उसकी तारीफ करो, आप उसको प्रेज करो, तब जाके उसको और अच्छा लगेगा और वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा। इंस्टेड कोई बच्चा है, उसने कुछ किया और आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो या फिर उसको आप गलत बोल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो परेशान होकर फिर उस काम को करना भी छोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट होता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ट्रीट किया जा रहा है जो कि पढ़ाई करना चाह रहा है या फिर किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसको लॉ ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड भी बोल सकते हो। इस लॉ को आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि मेनली इतना समझ जाओ कि बच्चा कितना इंजॉय कर रहा है, वो इफेक्ट करेगा कि कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से वो उसको सीखता है। ठीक है, क्या इफेक्ट उसका उस पर आ रहा है। चलो, ये हो गए हमारे प्राइमरी लॉज। ठीक है, ये तीन हो गए। इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता हो 5-6 नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से बताओ कि प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं येल थॉर्नडाइक के। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट इनके प्राइमरी लॉज हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सेकेंडरी लॉज दिए हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका सेम जैसा नाम है वैसे ही उनका मतलब है। ठीक है, लॉ ऑफ रिसेंसी हो गया, जिसकी आपने जो चीज़ अभी रिसेंटली सीखी है वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये बहुत सारे इनके लॉज हैं, उसमें से कुछ हम देख लेते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए ना, इसमें रिसेंसी नहीं होगा, इसलिए नहीं है क्योंकि रिसेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी हो गया, ये सब जितने भी हैं ये आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इनके लॉज हैं। ये जो 5 ऐसे हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये आपको समझाना ज़रूरी है। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज क्या होता है? एन इंडिविजुअल ट्राइज डिफरेंट रिस्पॉन्सेज अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज क्या है कि आपने एक बच्चे को फ्रीडम दे दी कि तुम जाओ, एक क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया है, अब तुम जाओ इसके बहुत सारे सोल्यूशन लेके आओ, उसमें से कोई एक सही सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अब वो बच्चा गया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के 10 से 12 सोल्यूशन लेके आया, उसने बार बार हर सोल्यूशन को ट्राई किया एंड फाइनली उसको एक ऐसा सोल्यूशन मिल गया जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एकदम सही बैठता है। तो ये आपका क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। जब एक इंडिविजुअल बार बार अलग अलग रिस्पॉन्सेज ट्राई करता है और फिर फाइनली उसको एक सही रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, सेकंड है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। ये क्या है?
प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड एटीट्यूड अफेक्ट लर्निंग रेडीनेस। आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं और या फिर जो आपका एटीट्यूड रहा है या फिर आपके प्रति आपके टीचर को जो एटीट्यूड रहा है वो आपके लर्निंग रेडीनेस को अफेक्ट करता है कि आप आगे कितना तैयार होगे पढ़ने के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए, वो अफेक्ट करेगा। तो ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, बाकी तो आप आराम से समझ जाओगे। देखो ये है लॉ ऑफ प्रिपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि लर्नर्स फोकस ओनली ऑन द रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर द इररेलेवेंट वंस। यानी कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉब्लम दी है तो जो लर्नर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस पर फोकस करेगा, और जो चीज़ें इररेलेवेंट हैं यानी कि बहुत ज़्यादा उनसे इफेक्ट नहीं पड़ा है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं मैथ्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत कहानी होती है कि किसी ने 20 आम खरीदे 10% डिस्काउंट पे, फिर उन आम को उसने 20% डिस्काउंट में बेच दिया, फिर उसने कुछ सेब खरीदे। तो यहाँ पे रेलिवेंट एस्पेक्ट्स या फिर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो 10% डिस्काउंट है ना, वो 20% डिस्काउंट। आपको आम से और सेब से मतलब नहीं है। तो ये क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो पूरी कहानी होती है, उसको साइड में रख के जो नंबर्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वो हमारा रेलिवेंट एस्पेक्ट होगा। और यही है आपका लॉ ऑफ प्रिपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड है इसके बाद है फोर्थ है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। इसका क्या मतलब है, पास्ट एक्सपीरियंसेस आर यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू न्यू बट सिमिलर सिचुएशंस। हमारी जो पुरानी जो सिचुएशन होती है या जो चीज़ें हमने पहले सीखी हुई होती हैं उनको हम नई सिचुएशंस में या फिर नई तरीके से यूज करते हैं, बट सिमिलर सिचुएशंस। ठीक है, यानी कि आपके साथ कोई पहले कोई घटना हो चुकी है, आपने उससे सीखा, आपके साथ दोबारा वैसी घटना हो रही है, तो आप अपनी पुरानी नॉलेज को उसमें अप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस ये क्या है, अ रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर विद प्रॉपर एसोसिएशन। यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो एक स्टिमुलस से दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा अगर आपको सही नॉलेज दी गई है या फिर सही ज्ञान आपको दिया गया है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे आपका शिफ्ट होगा एक स्टिमुलस से दूसरे में। चलो, जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो हर सुबह अपनी टीचर को हेलो बोलता है। ठीक है, ये इसका एक स्टिमुलस है या फिर इसका एक ये रिस्पॉन्स है जो कि नॉर्मली रहता है कि वो एक टीचर को हेलो बोलेगा। लेकिन एसोसिएटेड शिफ्टिंग के थ्रू इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने समझा कि सिर्फ हेलो बोलना ठीक नहीं है कि मैं दिन भर टीचर्स को हेलो बोलता रहता हूं। अगर मैं सुबह के टाइम मिलूं तो मैं गुड मॉर्निंग बोलूं, अगर मैं दोपहर के टाइम मिलूं तो गुड आफ्टरनून बोलूं, और अगर मैं शाम के टाइम मिलूं तो गुड इवनिंग में उनको विश करूंगा। तो ये क्या है, ये एक एसोसिएटिव शिफ्टिंग है कि आप कैसे एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट हो गए जब आपको प्रॉपर एसोसिएशन और प्रॉपर चीजें बताई गई। ठीक है, तो ये आपका है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, चलो अब बाकी इसमें देखो, लॉ ऑफ रिसेंसी मैंने आपको बताया। ठीक है, लॉ ऑफ रिसेंसी हो सकता है, एक लॉ ऑफ अलर्टनेस हो सकता है, अलर्टनेस है ना, कि कितना ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो अलर्ट है। और भी हैं, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ। एक आपका, एक मैं नाम एक्चुअली में भूल रहा हूँ, बट उसकी डेफिनेशन होती है कि आप कितने अच्छी तरीके से मटेरियल को डिलीवर करते हो बच्चों को, तो वो भी आपका एक होता है। अगर आप लोग को नाम पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। लॉ ऑफ, थोड़ा सा मैं उसका नाम अभी याद आ जाएगा मुझको, लेकिन तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये रिसेंसी हो गया, अलर्टनेस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये आपको नाम से पता चल जाएंगे। ये वाले जो थे ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। चलो अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। ठीक है, देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि किस तरीके से हम किसी सीख को किसी नई चीज में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ पास्ट लर्निंग ऑन द न्यू लर्निंग स्किल्स और टास्क। कैसे हम अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों को नई चीजों में यूज कर पाते हैं, उसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द प्रोसेस बाय विच नॉलेज, हैबिट्स और एबिलिटीज लर्नड इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज लर्न साइकिलिंग मे लर्न मोटर बाइक राइडिंग मोर इजिली बिकॉज ऑफ द बैलेंस स्किल्स। तो आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे बचपन में साइकिल चलाना सीख जाते हैं, वो जब उनको बाइक चलाने को दोगे या स्कूटी चलाने को दोगे तो वो अच्छी तरीके से भी उसको भी सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही उनको बैलेंस करना, स्पीड को समझना, अपने एनवायरनमेंट का अलर्ट रहना, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, ये सारी चीज़ें उनको आती हैं। तो जब आप उनको कोई बाइक दोगे तो वो बैलेंस कर लेंगे, थोड़ा सा वेट वगैरह मैनेज करना पड़ेगा बट वो कर लेंगे। उनको आइडिया है कि रोड के किस साइड में चलना है, उनको आइडिया है कि कितनी स्पीड पे चलना है, उनको पता है कि टर्न पे कैसे स्लो करना है।
हैं, क्योंकि उन्होंने साइकिल चलाने से ये सारी चीज़ें पहले ही सीख ली थी और उस सीख को उन्होंने अब एक नई चीज़ में अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, चलो ये कुछ डेफिनेशंस है, इसमें थॉर्नडाइक की आप याद कर लो। थॉर्नडाइक आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The transfer of learning depends on the identical elements present in two situations। दो अलग अलग situations में जो identical चीजें होती हैं, यानी कि एक जैसी चीजें होती हैं, तो उसमें हम transfer of learning को यूज कर लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बहुत सिंपल सा है, आराम से समझ जाओगे। सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफर और थर्ड है आपका जीरो ट्रांसफर। ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? When past learning facilitates और helps in new learning। तो ये वही एग्जाम्पल हो गया साइकिल और बाइक वाला। ठीक है, कि जब हमने जो पुरानी चीज सीखी है, जब उस चीज को हम अच्छी तरीके से यूज करके किसी नई चीज में यूज कर पाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, स्पोर्ट्स के टर्म्स में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो आप ले सकते हो रैकेट गेम का एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे ले सकते हो? कि भाई अगर कोई टेनिस का प्लेयर है, लॉन टेनिस का अगर कोई प्लेयर है और आपने उसको बोला कि चलो आज स्क्वैश खेलते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो स्क्वैश खेल पाएगा? वो बिल्कुल खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रैकेट को होल्ड करने की नॉलेज है, उसको रैकेट की स्विंग की नॉलेज है। थोड़ा सा उसको टाइम लग सकता है क्योंकि बॉल्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। स्क्वैश में बॉल बहुत तेज ट्रैवल करेगी, लॉन टेनिस में भी तेज करती है, बट थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसमें। अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़े बहुत रूल्स वगैरह अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे जो एक बेसिक एस्पेक्ट है टेनिस का और स्क्वैश का, वो समझ जाएगा कि बॉल को हिट करना है, कितनी तेज़ी से हिट करना है, स्ट्रिंग्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितनी तेज़ बॉल जा रही है, कैसे सामने वाले प्लेयर को मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। तो ये क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर आपका हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लो। लर्निंग जिम्नास्टिक्स हेल्प इन डाइविंग, बोथ रिक्वायर बॉडी कंट्रोल एंड बैलेंस। नॉलेज ऑफ हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग संस्कृत। हिंदी अगर आपने सीखी अच्छी तरीके से तो वो संस्कृत में मदद करेगी, संस्कृत अगर आपको आती है तो थोड़ी बहुत हिंदी में मदद कर देगी, है ना। और जिम्नास्टिक्स आपको डाइविंग में भी मदद करता है, क्योंकि दोनों में ही बॉडी कंट्रोल और बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर। अब When past learning interferes with new learning। देखो नेगेटिव ट्रांसफर का ये मतलब नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब आपने पुरानी चीज सीखी है, वो नई चीज सीखने में बाधा डाल रही है, यानी कि नेगेटिविटी लेके आ रही है, तो वो है आपका नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, कैसे? अ क्रिकेटर में स्ट्रगल इन बेसबॉल ड्यू टू डिफरेंसेस इन बैट स्विंग। अब देखो, एक क्रिकेटर है, आपने उसको बोला कि चलो तुम बेसबॉल खेलो, तो उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी शुरू में, और डिफिकल्टी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में जो बैट स्विंग है वो अलग है, स्टांस अलग है, जनरली वर्टिकल जो शॉट्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बेसबॉल में जो स्विंग है वो बहुत ज़्यादा है, एरिया ऑफ आपका मोमेंटम गेन करने का बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका नेगेटिविटी वहां पे सीखने में आ सकती है। ठीक है, ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड इन इंडिया कैन कॉज कंफ्यूजन व्हेन ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ यूएसए। तो आपको पता है कि इंडिया में हम जैसे लेफ्ट साइड में चलते हैं, यूएसए में उसके उल्टा चला जाता है ना। या फिर उनके जो शायद हैंडल्स वगैरह होते हैं, कार के स्टीयरिंग व्हील जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि किस तरीके से आप एक चीज को सीखते हो और जब आप दूसरी चीज सीखने जाते हो तो थोड़ी सी बाधा आपको उसमें देखने को मिलती है, क्योंकि आप पुरानी चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करते हो, या फिर पुरानी चीजें आपके ऊपर ऐसा आप सीख चुके हो कि नई चीज को सीखने में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आपको होती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक मैं आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर चीज नेगेटिव भी हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज पॉजिटिव भी हो सकती है ना। देखो कैसे हो सकती है, इस चीज को ध्यान से समझो। ये डिपेंड करता है आपके स्किल लेवल पे और आपके इंटेलिजेंस लेवल पे। अब एक ही एग्जांपल को मैं घुमा के आपको बता देता हूं, जैसे कि बैडमिंटन टू लॉन टेनिस, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि क्या बैडमिंटन से जब हम लॉन टेनिस खेलने जाएंगे तो क्या इजी होगा ये? देखो, अगर जो बैडमिंटन का प्लेयर है, अगर ये ट्रेंड है ना, वेल ट्रेंड है, और ये लॉन टेनिस खेलने जाएगा, तो बिल्कुल ये अच्छा खेल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भाई रैकेट की नॉलेज है, उसको मूवमेंट की नॉलेज है ना, उसको एंटिसिपेशन की नॉलेज है, उसको पता है कैसे फील्ड में मूव करना है। लेकिन यहीं पे जो बैडमिंटन का प्लेयर है, अगर वो बिगनर था, उसने बैडमिंटन अभी सीखना शुरू किया था, बेसिक को किसी तरह सीखा था, और आप उसको लॉन टेनिस में उतार दो, भारी रैकेट दे दो, बॉल दे दो कि सर्विस करो, तो उसको डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रांसफर है, ये थोड़ा सा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि स्किल सेट आपका या फिर स्किल लेवल आपका कैसा है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते
सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई, अगर ये क्रिकेटर अच्छा है, आप विराट कोहली को बोलोगे कि बेसबॉल खेलो, तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट अल्टीमेटली वो मैनेज करके हिट कर लेंगे, क्योंकि उनको बॉल का स्पीड, एंगल, ये सारी चीज़ें का उनको आइडिया है कि किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है, उनका रिएक्शन टाइम अच्छा है। वैसे दिक्कत होती है, मैंने भी कभी ट्राई किया है, सॉफ्ट बॉल खेलने का ट्राई किया है, तो दिक्कत होती है। ठीक है, चलो। फिर है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर क्या है? व्हेन पास्ट लर्निंग हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग। ठीक है, यानी कि पुरानी लर्निंग का नई लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका जीरो लर्निंग कहलाएगा। जैसे कि लर्निंग चेस हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग स्विमिंग। अगर आप पहले से स्विमिंग सीखे हुए हो तो चेस सीखते टाइम स्विमिंग कोई भी हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगी। या फिर अगर आपको चेस आता है और आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो चेस और स्विमिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। प्लेइंग फुटबॉल डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग पेंटिंग। अगर आप पेंटिंग सीख रहे हो और आपको फुटबॉल बहुत अच्छा आता है, तो दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये जीरो ट्रांसफर है, यानी कि एक का दूसरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चंस देखो इसके बहुत इजी आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफर के। ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था, लेकिन बहुत सिंपल से आएंगे, यही आ जाएगा साइकिल, मोटर बाइक, टेनिस से स्क्वैश, तो आप इसमें जनरली बता सकते हो कि ये पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। और नेगेटिव का अगर आएगा तो वो भी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंडीशन जरूर दी होगी कि भाई कोई वेल ट्रेंड है या फिर अनट्रेंड एथलीट है। चलो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस इसके इजी बनेंगे, और अगर आपको लिखने को आता है तो बहुत इजीली उसको लिख भी पाओगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, कि दो टास्क कितने ज़्यादा सिमिलर हैं, कितने एक जैसे हैं। जितने ज़्यादा सिमिलर होंगे उतना अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफर के चांसेस होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, डीपर अंडरस्टैंडिंग एनहांसेस ट्रांसफर। ये देखो, अब ये ऑलमोस्ट वही बातें हो रही है ना, कि जितना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग है उतना ज़्यादा आपका ट्रांसफर जो है उतना बेहतर होगा। लर्नर्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट लर्नर्स कैन जनरलाइज बेटर। जो इंटेलिजेंट लर्नर्स होते हैं वो अच्छा जनरलाइज कर पाएंगे, अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को समझ पाएंगे। अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स ट्रांसफर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ट्रांसफर में भी बहुत इजी मदद होगी। मेथड ऑफ टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग प्रमोट्स ट्रांसफर। यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रांसफर अगर किसी का कर रहे हो, एक गेम से दूसरा गेम अगर उसको सिखा रहे हो या फिर आप खुद सीख रहे हो, तो किस तरीके से आप एक्टिविटी को कर रहे हो और किस तरीके से उस पर्टिकुलर गेम के प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर पा रहे हो, तो ये भी आपके लर्निंग को अच्छी तरीके से ट्रांसफर करता है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अगर आप भाई मोटिवेटेड हो किसी चीज को सीखने के लिए और बेहतर आप सीख पाओगे। एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर जरूर होगा। आप पहले सोचने लगो कि यार बैडमिंटन में तो यार दूसरी मसल्स यूज होती हैं, टेबल टेनिस में तो दूसरी मसल्स यूज होती हैं, मैं कैसे खेल सकता हूं, तो खराब है मामला। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो ये चीजें भी आप सीख सकते हो। चलो अब कुछ बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। अब ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इनका मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, जिसको फैकल्टी थ्योरी भी हम बोलते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। तो ये देखो अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरीज में सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कौन सी है, तो वो है आपकी थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन या फिर फैकल्टी थ्योरी। बिलीव्स दैट बाय ट्रेनिंग द माइंड, मेमोरी, रीजनिंग, विल पावर, ट्रांसफर अकर्स ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने माइंड को, यानी कि आपकी मेमोरी, आपकी रीजनिंग, आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग है, तो आपकी जो ट्रांसफर है वो ऑटोमेटिकली नई चीज में आराम से हो जाएगी। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि किस वजह से इसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता, वो ये है कि इसमें साइंटिफिक प्रूफ थोड़े से कम है, यानी कि प्रूवन बहुत कम ये होगा या बहुत ज्यादा लोगों पे इस पर टेस्ट नहीं किया जा सका होगा, तो उस वजह से ये बोला जाता है। लेकिन ये थ्योरी है और इस थ्योरी को फॉलो कुछ लोग करते हैं और इससे अच्छी नॉलेज लोगों को मिली। फिर है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ये दी थी थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने 1901 में। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर अकर्स व्हेन टू टास्क शेयर कॉमन एलिमेंट्स, द ग्रेटर द सिमिलैरिटी द ग्रेटर द ट्रांसफर। जब दो टास्क में कॉमन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लॉन टेनिस में और टेबल टेनिस में रैकेट मिल गया कॉमन एलिमेंट, बॉल मिल गया कॉमन एलिमेंट, नेट मिल गया कॉमन एलिमेंट, सर्विस होती है कॉमन एलिमेंट, तो ये सब क्या है, ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपकी लर्निंग को और ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज इसमें बहुत हैं। एग्जाम्पल, प्लेइंग बैडमिंटन एंड टेनिस बोथ इन्वॉल्व रिस्ट मूवमेंट एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये थ्योरी जरूर याद करना, और ये कहती क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ये दी थी जड ने 1908 में। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस क्या बोलती है? ट्रांसफर अकर्स व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड्स प्रिंसिपल्स और जनरल रूल्स एंड अप्लाइज देम टू न्यू सिचुएशंस। जब कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर इवेंट के या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के
प्रिंसिपल्स को और रूल्स को अच्छे से समझ जाता है और फिर उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करता है, तो जो ट्रांसफर है वो और बेहतर हो सकता है। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एंड एंगल। अगर किसी इंडिविजुअल ने फोर्स और एंगल को समझ लिया है तो थ्रोइंग इवेंट्स में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, फिर वो जैवलिन हो, शॉर्टपुट हो या डिस्कस हो, वो अच्छी तरीके से उसको थ्रो कर पाएगा। ठीक है, फिर है थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन डेवलपिंग जनरल एटीट्यूड, आइडियल्स एंड वैल्यूज दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग इन अदर एरियाज। जैसे कि अ स्टूडेंट हु लर्न्स डिसिप्लिन इन स्पोर्ट्स अप्लाइज इट इन एकेडमिक्स। यानी कि अगर आपके जनरल एटीट्यूड में अच्छा है, आपका आइडियल जो है वो डेवलप हो रहा है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो डेवलप हो रही हैं, तो आप किसी दूसरे फील्ड में भी उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट कर रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल ने स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन सीखा है, तो वो अपने एकेडमिक्स में यानी कि पढ़ाई में भी डिसिप्लिन को लेके आ पाएगा। ठीक है, फिर है थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर ये आती है। ट्रांसफर अकर्स व्हेन लर्नर्स सी रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स। जब एक इंडिविजुअल किसी नई चीज में रिलेशनशिप और पैटर्न्स देखना शुरू कर देता है, तो फिर क्या होता है कि वो उसकी ट्रांसफर और बेहतर होती है। जैसे कि अब बास्केटबॉल प्लेयर सीज द होल टीम मूवमेंट विच हेल्प्स इन फुटबॉल स्ट्रैटेजी। अब एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि अपने बाकी जो उसके 4 प्लेयर्स हैं टीम में, उनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना जानता है, या फिर जो अपोनेंट टीम है उसको ऑब्जर्व करना जानता है। तो जब वो फुटबॉल खेलने उतरेगा, ठीक है, तो वो फुटबॉल में भी उस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वो सारे अपोनेंट्स पे ध्यान रखेगा, पोजीशंस का ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको बास्केटबॉल की वजह से इन सारी चीजों का आइडिया है। तो ये क्या आपका थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ठीक है, चलो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। जितनी भी मैंने आपको ऊपर थ्योरीज बताई थी, इनको जरूर से रिवाइज करना, तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन क्यूरिकुलम डिजाइन, सब्जेक्ट शुड रिलेट टू ईच अदर। तो देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में एक बहुत अच्छा ये एग्जांपल है कि जब क्यूरिकुलम सेट किया जाता है तो आपके सब्जेक्ट्स को या फिर टॉपिक्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप एक के बाद जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाओ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली हर टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसके स्टार्टिंग में मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ताकि हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाए। और फिर जब हम नीचे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना शुरू करें या कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना शुरू करें, तो फिर हम उन चीज़ों को रिलेट कर पाए। ठीक है, फिर है इनकरेजेस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस। आप किस तरीके से किसी थ्योरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपको समझाई जाएगी। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स, आपकी लाइफ स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, जो हम चीज़ें स्पोर्ट्स में या फिर एजुकेशन के किसी फील्ड में सीखते हैं, हम उसको अपने रियल लाइफ में भी यूज़ कर पाते हैं। एनकरेजेस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, हम अलग अलग चीज़ों को सीखना पसंद करने लगते हैं, रिलेट कर पाते हैं तो हम सीख भी जाते हैं। इंप्रूव्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज बाय यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, जो हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है किसी भी एक टीचर की, तो प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके हम उसको और ज़्यादा एनहांस करके, अपनी नॉलेज को अपडेट करके और बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने इसको ऊपर देखा था, मोटर स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग जिमनास्टिक्स हेल्प्स इन डाइविंग, ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। स्प्रिंटर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विच टू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, एक स्प्रिंटर है, आपने उसको बोल दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर, तो क्या वो कर पाएगा? तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। प्लेइंग फुटबॉल हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग आर्चरी, तो ये आपका जीरो ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, कोचेज एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर टू डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बाई टीचिंग जनरल स्किल्स फर्स्ट। पहले हम जनरल चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम उनको सिंपल चीज़ें सिखाते हैं एंड देन हम उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाते हैं। जैसे क्रिकेट में पहले हम किसी को स्टांस सिखाते हैं, फिर डिफेंस करना सिखाते हैं, फिर फ्रंट फुट ड्राइव सिखाते हैं, एंड देन हम थोड़ा से और आगे जाके लॉब शॉट्स और स्टेप आउट शॉट्स, फिर उनको कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करते हैं ताकि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा सके। ठीक है, और ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। फिर यूजिंग सिमिलर ड्रिल्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स में जब हम सिमिलर ड्रिल्स को यूज़ करते हैं तो भी हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो फुटबॉल में हम एजिलिटी के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम साइडवर्ड्स रनिंग करते हैं, है ना। फुटबॉल में साइडवर्ड्स रनिंग जो है वो किसी दूसरे एस्पेक्ट से कराई जा सकती है। आपका फील्ड थोड़ा लंबा हो सकता है, उसमें एजिलिटी को भी यूज़ किया जा सकता है। सेम ट्रेनिंग को आपके लॉन टेनिस प्लेयर्स को भी कराया जा सकता है, साइडवर्ड्स रनिंग। तो सेम ड्रिल को जब हम अलग अलग स्पोर्ट्स में कराते हैं तो हम उस ड्रिल को एनहांस कर सकते हैं, अपने तरीके से बेहतर बना सकते हैं और गेम के अकॉर्डिंग फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो फिजिकल एजुकेशन में हमें मदद करती है। चलो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग देख लेते हैं फटाफट। तो बेसिक गाइडलाइंस और फंडामेंटल ट्रुथ्स की बात हम करेंगे। ठीक है, ये सब आप रीड कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो ये आपको पता है लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। ये
चलती रहती है, ये लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मेंटली और फिजिकली हम लोग चेंज होते रहते हैं, खुद को डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। चलो, इन फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स मस्ट प्रैक्टिस द स्किल रेदर देन जस्ट वॉच इट। तो जो फिजिकल एजुकेशन में आपको एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एक एक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए, कि इंस्टेंट की बस आप लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखते रहो और समझते रहो चीज़ों को कि यार ये इस तरीके से इंटेंसिटी उतनी होनी चाहिए, इसमें ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, लोड ज़्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए। इसकी जगह आप जाओ, फील्ड में जाओ, उसको परफॉर्म करो, लोगों को सिखाओ, तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए प्रोसेस बनेगा। फिर लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। रेगुलर प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही तरह के मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है कि मुझे ये करना है, मैं अचीव करना चाहता हूँ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको बाहर दिखता है, जैसे कि कैश अवार्ड, प्राइज, मेडल, ये सारी चीज़ें, इनसे आपकी लर्निंग जो है वो फास्टर होती है, ठीक है। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन लिंक टू क्लियर गोल्स और नीड्स ऑफ द लर्नर। जब आप अपना एक गोल बना के रखते हो कि मुझे ये करना है, तभी आपकी लर्निंग क्लियर है। जैसे कि आप ये टॉपिक्स अगर देख रहे हो, तो आप किस वजह से देख रहे हो? आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, कोई भी अगर आपका या फिर आपको किसी को पढ़ाना है, और तो अगर आपका गोल अगर सेट है तो आप अच्छी तरीके से उसको कर पाओगे। लर्निंग डिपेंड्स ऑन रेडीनेस। आप कितना ज़्यादा तैयार हो। लॉ ऑफ रेडीनेस आपको याद होगा, ईएल थॉर्नडाइक का, जो हमने पहला पढ़ा था, कि आप कितना ज़्यादा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी हो, वो आपका लर्निंग पे इफेक्ट डालता है। लर्निंग प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये हमने देख लिया था। पहले आसान चीज़ें सीखो और फिर धीरे धीरे उसको रिलेट करते हुए कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखो। लर्निंग इज कंटिन्यूस, कभी भी ये खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल एक ही तरीके से सीखे, या फिर आप भी किसी चीज़ को समझने के लिए एक ही तरीके से सीखो। आप उसको अलग अलग तरीक़ों से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नई चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, नई चीज़ों को सीख सकते हो। लर्निंग फॉलोज द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट भी हमने ऊपर देखा था। प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंथन लर्निंग, अनप्लीजेंट वंस वीकन इट। तो सेम बात है कि आप जितना ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट होगा किसी लर्निंग का, उतना अच्छी तरीके से आप उसको सीख पाओगे। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी को कम समझ में आता है एक लेक्चर में, किसी को बड़े आराम से एक ही लेक्चर में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना। तो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, और ये लर्निंग जो होती है वो उससे इन्फ्लुएंस होती है। नो टू लर्नर्स आर द सेम, पेस एंड स्टाइल ऑफ लर्निंग डिफर्स, ठीक है। टीचर मस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स टू सूट लर्नर्स। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में जनरली क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे बैठा दिया, और जो पढ़ना नहीं चाहते उनको पहले टीचर ने पीछे कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आप ये उल्टा आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको आगे बुला लेते हैं टीचर्स। कुछ स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, बाकी जिनको मतलब नहीं होता वो कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं बैठो बैठो कोई बात नहीं, मैं आगे वालों को पढ़ाऊंगा, यही मेरे फेवरेट है, वगैरह वगैरह। तो पीछे वाले स्टूडेंट्स को आगे जब बुला लिया जाता है, जो बैक बेंचर्स को, तो ये एक टीचर की स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस को थोड़ा सा कम किया जा सके, कि आप आगे बैठ के सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आएगा, ठीक है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सम स्किल्स आर लर्न इंडिविजुअली, जैसे कि स्विमिंग है, अदर सोशली, जैसे कि टीम गेम्स को लोगों के साथ ही आप सीख पाओगे। लर्निंग रिक्वायर्स फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। आपको लगातार इमीडिएट फीडबैक टीचर का मिलते रहना चाहिए, तभी आप इंप्रूव करोगे। अदरवाइज आप गलत चीज़ को ही फॉलो करते चले जाओगे और आप गलत चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर। पास्ट लर्निंग इन्फ्लुएंसेस न्यू लर्निंग। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर, ये हमने पढ़ा था, किस तरीके से पुरानी चीज़ों सीखो को, पुरानी सीखी हुई चीज़ों को आप नई चीज़ों में अप्लाई करो, ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर। ट्रू लर्निंग इफेक्ट्स इन ऑब्जर्वेबल चेंजेस, स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज और हैबिट्स। तो ये आपके इनमें भी बर्ताव लेके आता है। लर्निंग इज एडेड बाय गाइडेंस एंड सुपरविजन। अ टीचर, अ कोचेज रोल इज एसेंशियल टू डायरेक्ट, मोटिवेट एंड करेक्ट लर्नर्स। तो एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपको एड करता है कि किस तरीके से आप नई चीज़ों को और अच्छी और इफेक्टिव तरीकों से सीखो, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, आपको पार्टिसिपेशन करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको हर चीज़ में करना है। प्रिंसिपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्किल बिफोर प्रैक्टिस हेल्प्स लर्नर विजुअलाइज एंड इमिटेट। आपने देखा होगा कि कोई भी हम फिजिकल स्किल सीखते हैं तो पहले हमारे कोच या फिर हमारे टीचर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, खुद करके दिखाते हैं, और फिर हमको करने को बोलते हैं। तो हम उनकी सिखाई हुई चीज़ को देख के अपने ऊपर इमेजिन कर सकते हैं कि मैं इसको ऐसे करूँगा, और फिर उसको फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, ट्रेनिंग शुड मूव स्टेप बाय स्टेप, इजी, डिफिकल्ट, नोन टू अननोन। तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो इजी टू डिफिकल्ट होनी चाहिए। पहले आप आसान चीज़ें सीखो, सिंपल, देन कॉम्प्लेक्स जाओ, और फिर नोन टू अननोन भी होनी चाहिए। यानी कि जो चीज़ें आपको आती हैं आप पहले उनको रिवाइज करो, और फिर उन पे नई चीज़ें बिल्ड करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि आपको जो पुरानी चीज़ें आती हैं आप उनको छोड़ के सीधे नई चीज़ पे चले जाओ। पहले पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो, फिर नए पे जाओगे तो आपको रिकॉल चीज़ें अच्छे से होंगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स, एप्रिसिएशन,
कंपटीशन एनकरेज मोर एफर्ट। तो जितना ज़्यादा आप मोटिवेट होगे उतना अच्छी तरीके से आप अपनी लर्निंग को बेहतर बना पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रैक्टिस शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्किल टू बी लर्न। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हो आपकी स्किल उसी को रिलेट करती हुई होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेज, इंकरेजमेंट आपको स्ट्रेंथ करता है आपके प्रोसेस को और आप सही तरीके से और ज़्यादा मोटिवेट होकर चीज़ों को सीखते हो। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक आपको मदद करता है, ठीक है, ताकि आप सही डिसीजंस ले पाओ और अपनी गलतियों को ठीक कर पाओ। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, ये अभी हमने ऊपर बात करी थी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो कैसे कोचेस शुड यूज स्किल्स ऑलरेडी नोन टू टीच न्यू बट रिलेटेड स्किल्स। तो एक कोच को किस तरीके से पहले से हुई सिखाई हुई चीज़ों को आपको नई चीज़ों को सिखाने में यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हेल्प टीचर्स एंड कोचेस मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड साइंटिफिक, टाइम और एफर्ट आपका बचाता है, स्टूडेंट को मोटिवेटेड रखता है, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें आपको याद रहती हैं, सेफ्टी इंश्योर करता है और फिजिकल और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। तो ये बहुत बेसिक से था, आप इनको रीड कर सकते हो। चलो अब हम बात करेंगे लर्निंग कर्व की। वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 34 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। अभी लर्निंग कर्व को समझाते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करके कुछ कमेंट कर देना, कुछ अपना फीडबैक दे देना और इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊं। चलो लर्निंग कर्व को स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या होता है लर्निंग कर्व? मीनिंग एंड डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देखेंगे। द लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम। तो लर्निंग कर्व क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक स्पोर्ट्समैन या फिर एक एथलीट या फिर कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम में कैसा डेवलप कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है या फिर बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहा। उस चीज़ को जब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं तो हमारा वो लर्निंग कर्व कहलाता है। कैसा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ये देखो, ये जो आपको इमेज दिख रही है राइट साइड में, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिस, जो कि आपका टाइम और एफर्ट हो सकता है, एंड परफॉर्मेंस, जो कि आपकी लर्निंग स्किल एक्विजिशन हो सकती है, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से देखेंगे। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ क्विकली और स्लोली अ पर्सन एक्वायर्स अ न्यू स्किल, कितनी जल्दी कोई एक इंडिविजुअल या फिर कितनी देरी से, कितने धीमे किसी एक नई स्किल को सीख रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, अ लर्निंग कर्व शोज हाउ लर्निंग इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस। तो कैसे प्रैक्टिस के थ्रू आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है, ये हमें लर्निंग कर्व दिखाता है, ठीक है। तो हल और स्किनर ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इनको रीड जरूर करना। चलो शेप्स ऑफ लर्निंग कर्व की बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ऑन ग्राफ पेपर एक्स एक्सिस, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो यहाँ नीचे जा रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रैक्टिस सेशंस और टाइम इसके ऊपर यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कभी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे या फिर आप लर्निंग कर्व बनाओगे तो उसमें आप वाई एक्सिस बनाओगे और फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाओगे, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आप क्या मेंशन करोगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रैक्टिस सेशंस या फिर टाइम, ठीक है। फिर जो वाई एक्सिस है, जो आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी, उस पर आप क्या डालोगे? लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अमाउंट लर्न, ठीक है। जनरली ये जो वाई एक्सिस है इस पे आपका परफॉर्मेंस जाएगा और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम या फिर ट्रायल्स आपके जाएंगे, ठीक है। द कर्व यूजली शोज अ राइज विद प्रैक्टिस बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट गोज थ्रू फेसेस। तो देखो हमारी जो लर्निंग होती है, इस जो कर्व हम लर्निंग कर्व में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, इसमें हमारी लर्निंग कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती है, ठीक है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी लर्निंग जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। इसमें हमेशा कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक आता है जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, अभी हम उसको देखेंगे। तो आपकी जो लर्निंग होती है वो जनरली कुछ इस तरह की शेप की होती है, ठीक है। जनरली इसी तरह का शेप जो होता है वो हर एक एथलीट में फॉलो होता है। अभी हम इसको और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चलो, तो कहने का मतलब बस इनका ये है कि प्रैक्टिस के साथ साथ जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो राइज करती है, ऊपर बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती है। वो अलग अलग फेजेस, अलग अलग स्टेप्स में बढ़ती है और उन्हीं स्टेप्स को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले टाइप्स नहीं देखते हैं, पहले हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ टिपिकल लर्निंग कर्व। हम इसको देखते हैं ताकि टाइप्स फिर आपको और अच्छी से समझ में आएंगे। सबसे पहला है इनिशियल स्टेज, सेकंड है रैपिड प्रोग्रेस स्टेज, थर्ड है प्लेट्यू स्टेज और फोर्थ है फर्दर इंप्रूवमेंट स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज क्या होती है? ये आपकी स्लो बिगनिंग होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल जब किसी चीज को सीखता है तो पहले वो धीरे धीरे उसको सीखना शुरू करता है, यानी कि लर्नर स्ट्रगल्स विद बेसिक मूवमेंट्स, एरर्स आर फ्रीक्वेंट। आप किसी नए बच्चे को कोई एक नया गेम सिखाओगे तो उसको सीखने में उसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये जो आपकी ब्लैक लाइन यहाँ तक गई है, ये दिखा रही है कि परफॉर्मेंस आपकी नहीं बढ़ रही
रही है, लेकिन टाइम धीरे धीरे या फिर ट्रायल्स आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको एक्सिस पे जो प्लांट की जाती है इमेज वो आपको समझ में आती होगी। ये जो आपकी ब्लैक लाइन यहाँ पे दिखा रही है, मैं रेड से जो उसके ऊपर बना रहा हूँ, ये क्या दिखा रही है कि आपकी परफॉर्मेंस अभी बढ़ नहीं रही है, लेकिन टाइम तो बढ़ा। अगर मैं यहाँ पे ट्रायल्स मेंशन कर दूं कि ये 0 ट्रायल, 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 4 ट्रायल या फिर 5 ट्रायल, ठीक है, तो 5 ट्रायल तक क्या है, देखो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं बढ़ी है, परफॉर्मेंस जो इसकी कम है। परफॉर्मेंस को भी रेट कर देते हैं, 10% अच्छी परफॉर्मेंस, 20%, 30, 40, 50, 60, तो इस तरीके से आप इसको प्लांट कर लो। तो आपने क्या देखा कि यहां तक स्लो बिगनिंग में 5 अटेम्प्ट्स तक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो करीब कुछ 15 के आसपास है। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल स्टेज हो गई। सेकंड है रैपिड प्रोग्रेस स्टेज। अब ये स्टेज देखो कौन सी स्टेज आई, मैं कलर चेंज करता हूं, ये आई आपकी ये वाली स्टेज, रैपिड प्रोग्रेस स्टेज। यहां पे आप देख सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है वो कितनी जल्दी बढ़ गई, यानी कि यहां पे अगर मैं स्टेप्स को इंक्रीज करूं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप देखोगे कि भाई 8वें स्टेप तक आते आते परफॉर्मेंस जो है वो कितना 50 पहुंच चुकी है यहाँ पे, है ना, कितनी जल्दी से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ। क्यों? अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, आप चीज़ों को समझ जाते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं और परफॉर्मेंस जल्दी से आपकी इंक्रीज करना शुरू कर जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हो। फिर आती है प्लेट्यू स्टेज। प्लेट्यू स्टेज क्या है? नो इंप्रूवमेंट डिस्पाइट प्रैक्टिस मे कॉज फ्रस्ट्रेशन। अब ये जनरली एक कंडीशन आती है हर स्पोर्ट्समैन में, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू फेस। प्लेट्यू फेस में देखो ये क्या हो रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी ग्रोथ रुक गई है, ये नेगेटिव नहीं जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेट्यू का कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव नहीं होती है, खराब या कम नहीं होती है, बस वो स्टैग्नेट हो जाती है, यानी कि एक जगह पे रुक जाती है और वो इंप्रूव या फिर और ज़्यादा खराब नहीं होती है। तो ये आपका होता है प्लेट्यू स्टेज। और फिर आता है आपका फर्दर इंप्रूवमेंट स्टेज, यानी कि आफ्टर ओवरकमिंग प्लेट्यू, प्लेट्यू से बाहर निकलने के बाद परफॉर्मेंस आपकी वापस इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और आप फिर से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं आपको 3 स्टेप और बताता हूं जो कि जनरली हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होता है आपका इनिशियल स्पर्ट। ठीक है, इनिशियल स्पर्ट, ये क्या होता है? ये आपका है ये वाला रैपिड प्रोग्रेस स्टेज। मैं यहीं पे लिख देता हूं इनिशियल स्पर्ट। इसका क्या मतलब है? शुरू शुरू में आपकी परफॉर्मेंस जो बेहतर होना शुरू हुई, इसको हम इनिशियल स्पर्ट बोलेंगे। ये आपका स्लो बिगनिंग से लेके यहां तक का आपका एक पूरा एरिया हो सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है प्लेट्यू स्टेज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी प्लेट्यू स्टेज है। और फोर्थ, ये जो आपका फर्दर इंप्रूवमेंट स्टेज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सडन स्पर्ट, यानी कि अचानक से फिर से जब आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होना शुरू होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सडन स्पर्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसलिए ऊपर देखो क्या आपको बोला गया था कि कभी भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक सीधे लाइन में नहीं बढ़ती, वो अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग फेजेस में बढ़ती है, और ये आपके चारों वही फेजेस हैं जो कि जनरली फॉलो होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, हम कॉजेस की बात करेंगे अभी कि प्लेट्यू के कॉजेस क्या होते हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व की। ठीक है, कि कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व। इसका क्या मतलब होता है? स्लो प्रोग्रेस इन द बिगनिंग। इस कर्व में जो शुरू की जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, शुरू की आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, स्लो है। ठीक है, रैपिड इंप्रूवमेंट लेटर, फिर अचानक से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये आपका जो कर्व है ये ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, सीन व्हेन द टास्क इज इनिशियली डिफिकल्ट बट बिकम्स इजियर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ बेसिक टाइप का हो सकता है, जनरली हर गेम में ऐसा ही होता है कि शुरू में जो हमारी लर्निंग है वो स्लो रहती है, ठीक है, और फिर अचानक से फिर वो इंप्रूव होना शुरू हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल और स्विमिंग। तो शुरू शुरू में साइकिल को बैलेंस करने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो फिर आप पूरी स्पीड से पूरे मोहल्ले को परेशान करते हो अपनी घंटी बजा के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव एक्सीलरेटेड कर्व। ये ठीक इसका उल्टा है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन द बिगनिंग। शुरू शुरू में तो भाई बेहतरीन एकदम इंप्रूवमेंट दिखता है कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। जैसे कि आपका सीधे परफॉर्मेंस जो है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0 प्लांट कर दूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स में या डेज में मैं 1, 2, 3, 4 और 5 तक कर देता हूँ, और परफॉर्मेंस में 20, 40, 60 ऐसे कर देता हूँ। तो नेगेटिव एक्सीलरेटेड कर्व में हो भाई आपकी परफॉर्मेंस पहले से ही यहाँ पे है, आप इतने अच्छे हो कि आप 0 से तो बहुत ही ऊपर हो, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। बट अचानक से क्या होता है? ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन लेटर। बस आपकी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई थी, ये अचानक से हल्की सी नीचे होके
ऐसे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व। पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व क्या था कि शुरू में परफॉर्मेंस स्लो है लेकिन फिर बाद में वो पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर जाती है। नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व में क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस शुरू में बहुत बेहतर रहती है लेकिन फिर नेगेटिव एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन मोटर लर्निंग एंड स्पोर्ट्स। जो मोटर लर्निंग या स्पोर्ट्स होते हैं, शुरू शुरू में क्या होता है, हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ जाती है, हम बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी करने लगते हैं, लेकिन जहाँ पे एडवांस स्किल्स की बात आती है और मैथ सिचुएशन की बात आती है तब हम थोड़ा सा जो हमारी इंप्रूवमेंट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। बिगनर इन बैडमिंटन शोज क्विक इंप्रूवमेंट फर्स्ट देन स्लोज डाउन। तो रैकेट को पकड़ना, शटलकॉक को सिंपल हिट कर देना, नेट को क्रॉस करा लेना, ये सब बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पे बात अब आती है प्रॉपर स्किल्स की कि ड्रॉप शॉट डालना है तो नेट से टच होके गिरना चाहिए। अगर लॉन्ग बॉल, सॉरी बॉल नहीं, मैंने टेबल टेनिस की भाषा का यूज़ कर लिया क्योंकि मैं टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। शटलकॉक को अगर आपको एंड लाइन पे गिराना है तो भाई उस एंड लाइन पे गिराने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये एक बैडमिंटन प्लेयर ही जानता है। तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व कहलाएगा, ठीक है। फिर है आपका लीनियर कर्व। परफॉर्मेंस इंप्रूव एट अ कांस्टेंट रेट विद प्रैक्टिस, रेयर इन रियल लाइफ। तो ये वही है जो हमने ऊपर पॉइंट देखा था कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे बढ़ेगी, इस ऐसे बढ़ेगी, लीनियर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो ये जनरली पॉसिबल नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल, फिर आपका एक सडन स्पट आएगा, फिर प्लेट्यू आएगा, फिर सडन स्पट आएगा, फिर हो सकता है डाउन हो जाए। तो ये इस तरीके से फेजेस में ही चलता है, तो ये लीनियर वाला बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं प्लेट्यू कर्व की। अब ये प्लेट्यू कर्व क्या होता है, इंप्रूवमेंट इज स्टडी इनिशियली देन स्टॉप्स फॉर सम टाइम, जो कि प्लेट्यू स्टेज कहलाएगी, अगेन इंप्रूवमेंट अकर्स। तो ये सिंपल प्लेट्यू कर्व है जिसकी बात हो रही है। प्लेट्यू अकर्स ड्यू टू फटीग, बोर्डम, लैक ऑफ मोटिवेशन और रॉन्ग मेथड्स। ये भी हम नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। एग्जाम्पल क्या है, अ रनर्स परफॉर्मेंस इंप्रूव स्टडीली बट स्टैग्नेट्स एट अ सर्टेन टाइम बिफोर इंप्रूविंग अगेन विद न्यू ट्रेनिंग। तो एक रनर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बढ़ रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर एक प्लेट्यू फेस आएगा जब उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी, ना इंप्रूव होगी ना खराब होगी, और फिर से एक अच्छा टाइम आएगा जब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका प्लेट्यू कर्व कहलाएगा। इसको आप एक एस कर्व भी बोल सकते हो, ठीक है। एस कर्व भी ऐसे ही आपका होता है जहां पे जो आपका शेप बनता है वो कुछ एस जैसा ही बन जाता है, कुछ इस तरीके से आपका शेप बन जाएगा, है ना। तो ये आपका एस कर्व होता है। अच्छा, एस कर्व थोड़ा सा प्लेट्यू कर्व से अलग होगा, इसमें बहुत ज्यादा प्लेट्यू देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो आपका शेप बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो आप एस कर्व भी इसको एक याद कर सकते हो। प्लेट्यू कर्व में क्या है कि एक प्लेट्यू का फेस भी जरूर आता है, ठीक है। फिर है डिटोरिएशन कर्व। ये क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव्स इनिशियली बट देन डिक्लाइंस ड्यू टू फटीग, ओवर ट्रेनिंग और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अ प्लेयर प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट में शो डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ये थोड़ा सा आप इसको कंफ्यूज हो सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व को लेके। नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व जो होता है, आई थिंक यहाँ पे एक पेज खाली होगा, हाँ देखो, नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व जो है, मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व, ठीक है, और ये आपका डिटोरिएटेड कर्व, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व में क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो शुरू में ऊपर से शुरू होगी, हल्का हल्का इंप्रूव करेगी और फिर थोड़ा सा स्टैग्नेट कर जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो इंप्रूवमेंट है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिटोरिएशन कर्व में क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो शुरू में तो अच्छी होती है, लेकिन फिर बाद में अचानक से क्या होती है, पूरी पूरी नीचे गिर जाती है, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से वो उसका डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये कर्व है नेगेटिव एक्सेलरेटेड में और आपका डिटोरिएशन कर्व में, ठीक है। अ प्लेयर प्रैक्टिस कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट में शो डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। एक प्लेयर है जो कि बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी नीचे गिर गई। तो ये आपका डिटोरिएशन कर्व होता है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे। अब कॉजेज देख लेते हैं प्लेट्यू के। प्लेट्यू आपको याद होगा क्या होता है ना, कि जब पहले इनिशियल स्पट आता है, फिर ये एक फेस आता है जब आपकी परफॉर्मेंस रुक जाती है। तो इसके कॉजेज क्या है, सबसे पहला फटीग। आप मेंटली या फिजिकली थक गए हो तो आप की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज नहीं होती। फिर है बोर्डम ड्यू टू मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब हो गया कि आप जो ट्रेनिंग यूज कर रहे हो या फिर जो चीजें सीख रहे हो वो एक जैसी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो आप बोर हो गए उससे और फिर आपका इंप्रूवमेंट जो है वो रुक गया, मतलब आपका फोकस ही नहीं रहा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो उस वजह से भी प्लेट्यू आ सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, अगर भाई गाइडेंस ही अच्छी नहीं है या फिर टेक्निक आपकी गलत है तो एक टाइम तक तो आप चीजें सीख गए लेकिन फिर बाद में वो आप उससे डेवलप नहीं कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी टेक्निक गलत है। मोटिवेशन आपका लो है तो ये हो सकता है। लिमिट ऑफ कैपेसिटी रीच्ड, आपकी जो कैपेसिटी है वो भाई
रीच हो चुकी है पर्टिकुलर किसी सेशन की या पीरियड की, अब आप इससे ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट, हेल्थ, सोशल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, मॉनिटरी फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, इसकी वजह से भी या फिर आपको अगर ये सब भी टेंशन है तो भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रुक सकती है। ठीक है, चलो अब ये जो भाई मुसीबतें आई हैं इसको ओवरकम भी तो करेंगे, तो कैसे हो सकता है? प्रोवाइड रेस्ट एंड रिकवरी, रेस्ट करो, रिकवर करो खुद को। यूज वैरायटी इन प्रैक्टिस, तो जो मोनोटोनी था उसको खत्म करो, वैरायटीज यूज करो बोर्डम को खत्म करने के लिए। मोटिवेशन इंक्रीज करो, रिवॉर्ड्स, इंकरेजमेंट या नए चैलेंजेस लेके आओ। प्रोवाइड बेटर कोचिंग मेथड्स, और बेहतर कोचिंग करो। एरर्स जो है उसको करेक्ट करो, और सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। इंस्टेड कि आप, अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी कि आपको सीधे नेशनल लेवल टीम में आना है, तो अपने गोल्स को थोड़ा छोटा करना शुरू करो। जैसे कि स्टेट लेवल की पहले सोचो कि मैं स्टेट लेवल में फर्स्ट आने की कोशिश करता हूँ, फिर धीरे धीरे इनको डेवलप करें। कि शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाओ ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो, और आपका जो एक बड़ा जो आपके दिमाग में एक जो डिज़ाइन था किसी चीज़ को लेके, जिसकी वजह से आपको फटीक ज़्यादा हो गया या सोच सोच के आपको थकान ज़्यादा हो गई, तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ ताकि आप उनको अचीव करते करते फिर अपने मेन गोल पे पहुंच जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप बास्केटबॉल प्लेयर लर्निंग फ्री थ्रोज, फर्स्ट फ्यू ट्रायल्स शुरू में बहुत सारे एरर करेगा, स्लो स्टार्ट होगी। आफ्टर कोचिंग सडन इंप्रूवमेंट, एक राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, इमेज अगर हम इसकी बनाएंगे एक बास्केटबॉल प्लेयर की, तो स्लो स्टार्ट है, फिर इंप्रूवमेंट मिला, एक स्टीप राइज देखने को मिला, फिर नो इंप्रूवमेंट हुआ, प्लेट्यू आ गया, और फिर फर्दर इंप्रूवमेंट मिला। तो ये आपका डिज़ाइन इसका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने डिज़ाइंस बना सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ये आप लोग अपने ऊपर ट्राई करना, तो बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए होगा। जैसे कि कोई अगर एग्जाम्पल ले लो, कोई अगर थ्रोइंग इवेंट का है, जैवलिन फेंकने से ट्राई करो, यहाँ 0 लिखो, ये है आपका वीक 1, यहाँ वीक्स कर लो इसको। ठीक है, वीक्स, वीक 3, वीक 4 और वीक 5, यहाँ पे आप कर लो 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर और 70 मीटर। इसको फिर आप देखना शुरू करो रोज रोज कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर रहे हो। पहले वीक में हो सकता हो यहाँ फेंक रहे हो, दूसरे वीक में हो सकता हो यहाँ फेंको, तीसरे में हो सकता हो यहाँ फेंक दो, चौथे में हो सकता हो कुछ इंप्रूवमेंट ना हो, पांचवें में फिर यहाँ इंप्रूवमेंट हो। इसको इस तरीके से जोड़ो और ये आपका एक बढ़िया सा कर्व बन गया। तो ये इसको प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों को अप्लाई करो। जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लर्निंग का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक फीडबैक ज़रूर देना, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हो वीडियो में। सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नेट वाले बैच को अगर ज्वाइन कर पाओ तो फटाफट ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इस बार के पेपर में बहुत बेहतर हो। मेरे मुंह से परफॉर्मेंस निकल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्निंग और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग यहाँ पे बात हो गई है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।